आज 14 सितंबर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी प्रकाश डालेंगे। शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। वैसे उनका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है जो है हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 14 सितंबर को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संवैधानिक रूप से यह घोषणा हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश यह जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करेगा। तो चूँकि 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया, या कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव हुआ, तो इसी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या है, हम लोग अभी जो ये जो है सो नेशनल है, नेशनल हिंदी डे, और यहाँ पे जो है ये वर्ल्ड हिंदी डे है। देखिए वैसे जो है सो हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे होता है, मगर इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है, वो 5 अक्टूबर को होता है, यानी कि डे में अंतर है। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक कहें, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ड बिल्कुल मतलब एकदम सा सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जैसे मान लीजिए कि भारत और नेपाल कोई संधि करता है तो ये वर्ल्ड का संधि नहीं है, ये इंटरनेशनल संधि है। मगर यदि हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वर्ल्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे नेशनल टीचर्स डे कब बनाते हैं, 5 सितंबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे कब बनाते हैं, 5 अक्टूबर को। ये हो गया अलग अलग दिन हो गया, यानी कि नेशनल लेवल पे अलग, इंटरनेशनल लेवल पे अलग। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जो कि इसी से संबंधित है, वो ये है कि इंटरनेशनल मदर टंग डे कब मनाया जाता है। वैसे हम लोग इस फैक्ट्स को भी देखेंगे कि 3 लैंग्वेज सिस्टम जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में है वो कब लागू हुआ और कौन से कमेटी के द्वारा लागू किया गया। तो ये जो हम लोग इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाते हैं वो 21 फरवरी को मनाते हैं। अब नेशनल मदर टंग डे ये कब मनाते हैं, तो इसका भी उत्तर होगा 21 फरवरी। यहाँ इस दोनों एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे ये वर्ल्ड लेवल पे ये डेट और ये नेशनल लेवल पे 14 सितंबर। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब चूँकि हम लोग मदर टंग जिक्र किए हैं तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारे एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग का सेपरेट जिक्र किया गया है इसको, जो कि सबसे पहले 1968 में एक कमेटी बना था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कोठारी कमेटी। वह रिकमेंड किया था 3 लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि ये हो गया कि एक भाषा जो है सो हमें वैश्विक रूप से जोड़ेगा, जो कि इंग्लिश होगा। दूसरा भाषा जो हमें भारत के अन्य क्षेत्रों से, चूँकि हिंदी बहुआयत ढंग से बोली जाती है, ये पॉपुलस लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी हो जाएगा, और थर्ड लैंग्वेज जो होगा वो मदर टंग होगा, यानी कि इंग्लिश हो गया। आप रेलवे स्टेशन पे भी देखते होंगे कि इंग्लिश में लिखा रहता है और फिर हिंदी में लिखा रहता है, और फिर वहाँ का जो लैंग्वेज होता है वह भी मतलब उसमें भी लिखा रहता है। और नहीं तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में लिखा रहेगा और मान लीजिए कि नीचे में उर्दू में लिखा रहेगा, तो ये हो गया आपका मदर टंग। तो ये 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको रिपीट करते हैं कि 1968 है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कहीं कहीं 1961 दिया गया है, जो कि हो सकता है कमेटी के बारे में चर्चा किया गया हो, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया हो, या फिर हो सकता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए आवाज़ उठाए होंगे, वो एक अलग बात है। मगर कमेटी यदि इससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड कोई ईयर है कोठारी कमेटी से, तो वो 1968 है।
अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, वो फिर 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? उसका कारण ये है कि यूनाइटेड नेशंस में फॉर द फर्स्ट टाइम जब हिंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ, वह जो डेट था वो 10 जनवरी ही था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो वैसे उनका जो भाषण है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में दिया गया। एक दौर चला जिसमें क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री वगैरह जब बाहर जाते थे तो उनका एक प्रचलन था कि वो इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करेंगे, जो कि स्वयं में गलत तो नहीं था, ये नहीं कह सकते गलत है, मगर हाँ कुछ प्रधानमंत्री जो सो हिंदी को बढ़ावा दिए, जो हिंदुस्तानी के रूप में निश्चित रूप से एक गर्व की बात है। उसी क्रम में यह भी एक प्रश्न बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत फेमस स्पीच दिए थे, उस स्पीच का एक हम लोग टाइटल तो नहीं बोल सकते हैं, मगर टाइटल के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो स्पीच दिए थे इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो कोई स्पीच बहुत फेमस हो जाता है, उसको हम लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे, डेस्टिनी। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि नियति से साक्षात्कार। तो जो स्पीच हुआ था उसमें भी ये था कि भारत आज़ाद हुआ और हिंदी में नहीं दिया गया, इस पे भी काफ़ी वाद विवाद हुआ था, मगर इससे मतलब नहीं है। ये स्पीच जो है सो काफ़ी बहुत ही अच्छा था। और भाषा का तो टारगेट ही ये होता है कि हम अपने बातों को, हम अपने संवेदनाओं को, हम अपने इमोशंस को सामने तक रख सकें अच्छी तरीक़ा से। तो भाषा वही अच्छा है जो इस पर्पस को अच्छी तरीक़ा से कर सके। तो एक ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा स्पीच था। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जो स्पीच दिए थे वो है, शायद वो यही है, मिलता जुलता इससे है, मैं भारत का संदेश लेकर आया हूँ, या मैं भारतीयों का संदेश लेकर आया हूँ, यही संदेश है, यही उनका एक हिसाब से स्पीच का टाइटल है। अब वो कब स्पीच दिया गया, वह डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह हो जाता है, स्पेशली ईयर इम्पोर्टेंट हो जाता है, जुलाई 15, 1977। ये वही दिन था जब स्पीच दिया गया। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ और फैक्ट्स भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि 10 जनवरी 2023 को भी मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे। तो कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया फिजी में। फिजी नाम का जो कंट्री है वहाँ, उसमें मनाया गया, फिजी। फिजी में भी किस जगह पे मनाया गया तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मुझे नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये इसको नदी पढ़िए, मैं इसको याद रखने के हिसाब से मैं नदी पढ़ूँगा तो वहाँ इसको होता है नाडी पढ़ा जाए। जैसे कि देखिए, यदि कोई मोदी बोलता है या कोई मोडी बोलता है, तो अब लिखने में तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि डॉ शब्द को वो कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे अंग्रेज यदि वो बोलते हैं तो वो मोदी ऐसे प्रयोग करते हैं, इंडिया ऐसे प्रयोग करते हैं। तो फिजी में 10 जनवरी 2023 वर्ल्ड हिंदी डे वहाँ सेलिब्रेट हुआ। उसका थीम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो थीम था 2023 को, उसको याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि अभी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये जो है सो हमारे न्यूज़ का हिस्सा बना है। इसका है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल नॉलेज। इसको हम लोग एक बार फिर से बोलते हैं। थीम 2023 किस चीज़ का? वर्ल्ड हिंदी डे का। कहाँ मनाया गया? फिजी में मनाया गया। उसका थीम जो है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल नॉलेज। ये आर्टिफिशियल नॉलेज, यदि हमें ये ध्यान में रहेगा तो हम सही ऑप्शंस को पहचान पाएंगे। अब कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है। तो इसका उत्तर तो यही है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मगर ये राजभाषा है। राजभाषा, हाँ, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हिंदी का प्रयोग होता है। निश्चित रूप से ये आज नहीं तो कल इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जा सकता है, मगर अभी तक जो है सो आधिकारिक रूप से ये क्या भाषा है? राजभाषा है। तो यानी कि इसका हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं।
आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। मैं उसको ऐसे याद रखा हूँ कि ये 3 है, तो मैंने क्या किया, ये ह ध्वनि के हिसाब से 3 ध्वनि है, हिंद 1 ध्वनि, 2 ध्वनि, 3 ध्वनि। तो मैंने याद करके रखा है कि इसमें जो 3 है, यानी कि 3 है, तो ये 300 के क्रम में है, यानी कि ये 243 नहीं है, ये 343 है, ये 143 भी नहीं है, ये 3 यहाँ पे है। ऐसे मैंने याद करके रखा है। फिर दूसरा जो मुझे याद रहता है कि जो 51 है, अक्सर अपने समाज में एक प्रचलन है कि हम लोग जब किसी पूजा में यदि अपना योगदान देते हैं तो लास्ट में 1 रखना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि मान लेते हैं 51, 251 या फिर 1051, इस प्रकार से। तो उस ढंग से भी इसको याद रखा जाता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। फिर इस डिस्कशन में ये भी बोलना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मदर टंग से रिलेटेड क्या कोई आर्टिकल है, तो निश्चित रूप से मदर टंग से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल है, जो बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया। उस आर्टिकल को देखते हैं। हम लोग पहले देखें कि 343 से कौन सा आर्टिकल, 351 तक। अब देखते हैं 343 क्या है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेगी उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो है सो इंग्लिश का जिक्र है, हिंदी का जिक्र है, स्पेशली हिंदी का जिक्र 343(1) में है। ये जाना ज़रूरी नहीं है, मगर 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर 344 क्या हो जाएगा, 344 हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर मदर टंग से जो रिलेटेड है वो कौन सा है, 350 अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया, तो 350A जो है सो मदर टंग का। वैसे इस चीज़ को याद रखने के लिए एक चीज़ है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो आया वो कब आया, वो 1968 में तो रिकमेंड ही किया गया, तो यानी कि ये अमेंडमेंट ही हुआ होगा। ऐसा हम लोग याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि इस प्रकार ही मतलब सभी आर्टिकल्स पे हम लोग ये लगा सकते हैं इस बात को। तो 350A जो है वो मदर टंग से रिलेटेड है, 350A। उसके बाद 350B जो है वो लैंग्वेज ऑफिसर किनका, यदि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनका कोई लैंग्वेज है, तो उनके सेफ गार्डिंग के लिए भी हमारा संविधान जो है सो प्रावधान देता है। वो कौन सा आर्टिकल है, 350B। दिस आर्टिकल डील्स विद द एक्चुअली सेफ गार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ द माइनॉरिटी, एंड आर्टिकल 350 दिस डील्स विद द मदर टंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे 351। यदि हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो 351 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सभी इम्पोर्टेंट ही है, फिर भी जो पूछा गया था एक बार परीक्षा में वो 351 से रिलेटेड था। वो ये था कि हिंदी लैंग्वेज के प्रचार प्रसार या रिसर्च के हिसाब से कौन सा आर्टिकल है, तो 351 है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अभी डेवलपमेंट करने के लिए क्या है कि जैसे कि यहाँ पे तो आर्टिकल है कि 351 है, तो इसके लिए कोई और काम भी किया गया है, तो निश्चित रूप से किया गया। वो कौन सा काम किया गया है, वो किया गया है पहला काम है, संस्थान है 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की गई। तो पहले इंस्टीट्यूट आया, फिर बाद में देखते हैं बाद में भी इस काम को आगे बढ़ाया गया। और फिर 1975 में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट दिया गया। किसके अंतर्गत दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ही दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो यह ईयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो क्या हिंदी सिर्फ भारत में बोली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मॉरिशस में बोला जाता है, या फिजी में बोला जाता है, या सूरीनाम में बोला जाता है, ये गयाना में बोला जाता है, या नेपाल में बोला जाता है, या पाकिस्तान में बोला जाता है, या अफ़गानिस्तान में बोला जाता है। शुद्ध रूप ना ही हो मगर अपभ्रंश के साथ ही, मिश्रित रूप के साथ ही सही, मगर इन देशों में भी ये बोला जाता है और इसके अलावा कई देशों में यह समझा जाता है। और जर्मनी जो है सो एक ऐसा देश है जिसमें एक संस्कृत के लिए काफ़ी डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी ही है। तो ये जो फैक्ट्स है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कुछ फैक्ट्स देखेंगे और इस दौरान जो बातें आएंगी उभर के उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जैसे कि हिंदी भाषा में हम लोग देखते हैं एक शब्द है लाठी चार्ज। लाठी चार्ज, ये देखिए, ये लाठी जो है सो हिंदी का हो गया, चार्ज जो है सो ये इंग्लिश का हो गया। तो ये लाठी चार्ज जो है सो आपको हिंदी डिक्शनरी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अवतार। ये जो अवतार शब्द है वह हिंदी का मूल शब्द है। जैसे भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार हुए, तो ये अवतार, मगर अब ये इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा है और इसी अवतार शब्द से एक मूवी भी है, अवतार मूवी। फिर हम लोग देखते हैं एक शब्द मंक लॉ। उच्चारण अलग है, अब क्या करेंगे। अब इंग्लिश में उच्चारण का थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई नियम वगैरह उस हिसाब से नहीं है। ये हो गया PUT पुट और ये हो गया CUT कुट होना चाहिए, तो ये हो गया कट। तो यहाँ पे जो है सो यदि आप इंग्लिश गलत प्रोनाउंस भी करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नियम भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी है कि देखिए, भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विचार भी नहीं रखना है। जैसे कि मान लेते कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ तो मैं बहुत मॉडर्न हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ तो मतलब मैं ही सांस्कृतिक रूप से विकसित ही हो गया, यह भी नहीं है। यह भी एक एक्सट्रीम सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि भाषा का जो टारगेट है यदि वो पूरा हो जा रहा है तो भाषा की सुंदरता वहाँ तक है। होता क्या है कि जैसे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अधिक इंटेलिजेंट माना जाता है, या फिर यूँ कहें कि हम सिविलाइज्ड होने की जो प्रमाण होता है वो इस बात से दे कि हम इंग्लिश जानते हैं, तो यह भी उचित नहीं है। अभी हाल फिलहाल नहीं मगर समय हो गया, जैसे कि नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं, वो एक इंटरव्यू में उनसे प्रश्न जब किया जा रहा था तो जो जर्नलिस्ट हैं वो इंग्लिश में प्रश्न पूछ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हेलो, आपको इंग्लिश हिंदी आती है, आप हिंदी में पूछ लो। तो ये जो क्लिप था वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो क्यों मतलब इतना फेमस हुआ था, इसका एक कारण ये था कि बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोले कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में पूछ लीजिए सवाल। क्योंकि सवाल ही तो पूछना है, उसमें हिंदी और इंग्लिश का क्या कहना। क्योंकि पूछने वाले भी हिंदी जान रहे थे, बताने वाले भी हिंदी जान रहे थे। हाँ ठीक है, आप जैसे कि यदि आप UPSC इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में आप न्यूज़ को पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप एक पर्पस को सर्व कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के साथ। यहाँ पे आप सिर्फ माध्यम बना रहे हैं इंग्लिश को। इससे ऊंचता या नीचता का भाव है ही नहीं। उसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के शब्द को लेकर, कि जब सबसे पहले बार हम लोग निमोनिया नाम का बीमारी सुने थे, तो निमोनिया सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे ये निमोनिया N से शुरू होगा, मगर ये शुरू किससे हो रहा है? ये P से शुरू हो रहा है। उसी प्रकार होम्योपैथ में एक मेडिसिन है सूरीनाम, तो वो N लगता है कि S से शुरू होगा, मगर वो भी P से शुरू होता है। तो हाँ, चूँकि हमें एग्जामिनेशंस में अपीयर करना है तो हम अपना स्पेलिंग हो या प्रोनाउंसिएशन हो निश्चित रूप से उसको इम्प्रूव करें, मगर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्ति में आ जाना वह भी उचित नहीं है। हिंदी मीडियम को अच्छी तरीक़े से लेके चलें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को अच्छी तरीक़े से लेके चलें। UPSC में रवि सिहाग भी टॉपर बने हैं और इंग्लिश मीडियम में अन्य लोग हैं वो भी टॉपर बने हैं। तो भाषा को लेकर
एक्सट्रीम विचार रखना ये सही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली इंग्लिश अपने में श्रेष्ठ ऐसी बात नहीं है। किसी भी भाषा को श्रेष्ठ उसके बोलने वाले व्यक्ति बनाते हैं। इंग्लिश श्रेष्ठ इसलिए बना क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ, जो रेनेसा पीरियड है, स्पेशली जो यूरोपियंस मर्चेंट्स जो नेविगेट किए थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एक बहुत ही रिमार्केबल इवेंट्स था। यही कारण था कि इंग्लिश से कोई प्रेम करे या कोई द्वेष करे, इंग्लिश का स्थान अपना एक स्थान है। उसी प्रकार से हिंदी का अपना इम्पोर्टेंस है। इस भाषा के माध्यम से इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। आज देश के किसी कोना में यदि हम हिंदी से बात करते हैं तो प्रायः यह होता है कि हम अपनी बातों को आसानी से समझा पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अच्छा भाषा है, एक अच्छा माध्यम है। तो कोई हिंदी को पसंद करें, कोई हिंदी को ना पसंद करें, इससे हिंदी की श्रेष्ठता में कमी नहीं आएगी। हाँ, हिंदी श्रेष्ठ भाषा है, मगर यह तो कोई नहीं कह रहा ना कि हिंदी ही श्रेष्ठ भाषा है। तमिल श्रेष्ठ भाषा है, मगर कोई यह तो नहीं कहेगा ना कि तमिल ही श्रेष्ठ भाषा है। भाषा की श्रेष्ठता इसी में है, मधुरता इसी में है कि वह बोलने वाले व्यक्ति की जो भावना है उसको अच्छी तरीक़ा से व्यक्त करने का साधन बने। तो सिर्फ एक और दो पॉइंट और बोलने के बाद इस लेक्चर को हम लोग संपन्न करेंगे। जैसे देखिए, एक शब्द लेते हैं हम लोग, एक शब्द लेते हैं आरती। हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग आरती करते हैं, मगर इसके इक्विवेलेंट शब्द हम यदि चाहें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिले या मैंडरिन भाषा में मिले या फिर स्पेनिश में मिले तो ये संभव नहीं है। तो यदि हम मान लीजिए इंग्लिश बोलते समय हम आरती शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई डिड आरती ड्यूरिंग पूजा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पूजा भी सही है और यहाँ पे आरती भी सही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का ऐसा शब्द है जिसके इक्विवेलेंट दूसरे भाषा में नहीं शब्द मिला। निश्चित रूप से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे अब ये शब्द जो है सो इंग्लिश डिक्शनरी का भी हिस्सा बन चुका है ये शब्द। अब एक और शब्द देखते हैं। अब ये देख लीजिए, अब इस उदाहरण का ये उल्टा उदाहरण है, विपरीत है ये। ट्रेन। ट्रेन जो है सो यूरोपियन आविष्कार है। वैसे आविष्कार हमेशा मानवीय होता है, मगर यहाँ पे समझने के लिए बोल रहा है। जैसे चंद्रयान, ये तो वो केवल भारत के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। मोदी जी यही G20 समिट में ये बोले थे कि ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये पूरे मानव समाज की सफलता है। तो उस दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर चीज़ों को समझने के लिए हम बारीकी से बांटते हैं। जैसे कि घर घर होता है, मगर आप बनाएंगे या किसी को दिखाएंगे तो आप एक कमरा में ले जाएंगे कि ये अमुक कमरा है, ये पूजा घर है, ये रसोई घर है, ये शयन कक्ष है। तो आप दिखाने समय या फिर उसकी व्याख्या करते समय आप अलग अलग बता सकते हैं, मगर एज ए होल घर घर है। उसी प्रकार मानव समाज में यदि कोई सफलता है या कोई उस प्रकार का इन्वेंशन डिस्कवरी है, वो पूरे मानव समाज का ही सफलता है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ उड़ीसा के हैं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बोलता भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद अब वो पूरा एक वर्ल्ड फिगर है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाता है वह सिर्फ एक समाज का बनकर नहीं रहता, वो पूरा विश्व का बनता है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गया, वगैरह वगैरह। तो ट्रेन को देख लेते हैं। तो ट्रेन का जो हम लोग वैसे मतलब कैसे लिखते हैं, इसको ट्रेन लिख देते हैं, ये ज़्यादातर हम वैसे लिखते हैं, मगर क्या ये शुद्ध हिंदी है? नहीं। इसको कैसे लिखते हैं? लौह, क्योंकि लोहा के पथ पर गमन करने वाला, ठीक है। लौह पद गामिनी, गामिनी यानी कि गमन करना यानी कि चलना। तो ये एक हिसाब से ये शुद्ध हिंदी ये हो गया। मगर ये शुद्ध हिंदी होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन के रूप का अनुवाद है, क्योंकि ट्रेन क्या है? ट्रेन जो है सो चक्का जो है सो लोहे के पटरी पर दौड़ता है, तो लोहा के पटरी पर गमन करने वाला। तो हम लोग इस डिस्कशन से ये समझे कि भाषा जिस प्रकार से हम आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे निर्भर है, जो कि अच्छी बात है,
उसी प्रकार भाषा भी जो है सो एक दूसरे से अधिक मधुर बनते जा रही है, अधिक विकसित बनते जा रही है और बहुत ही सुंदर और रोचक होती जा रही है। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग समापन करते हैं। धन्यवाद।